नमस्कार। हम बात कर रहे थे ग्रुप थ्योरी की, जिसमें हमने ग्रुप का इंट्रोडक्शन, ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप के प्रकार पढ़े हैं अपन, और उसके बाद में जो ग्रुप जो है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस अपन सोल्व करते हैं, किस प्रकार से सोल्व करते हैं, वो देखा अपन ने। आज उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जिनमें हमको इसका प्रतिलोम है, आइडेंटिटी है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। तो यहाँ बात करें, अगर कोई सेट दे रखा है, कोई ऑपरेशन अपने को दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आइडेंटिटी है या फिर उसका जो इनवर्स एलिमेंट है वो किस तरीके से डिफाइन कर पाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे कि आर एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इसके कोई दो एलिमेंट दे रखे हैं ए और बी, जिनके बीच में एक ऑपरेशन अप्लाई कर रखा है डॉट नॉट, जिसे अपन कहें। तो आर एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, आर एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इसके कोई दो सदस्य इसके कोई दो सदस्य ए और बी क्रिया डॉट नोड द्वारा, एक संक्रिया दे रखी है डॉट नोड द्वारा निम्न प्रकार संबंधित है, निम्न प्रकार संबंधित है। ए डॉट नॉट बी इज इक्वल, डॉट सर्किल कह सकते हैं अपन इसे, ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए नंबर एक, ये जो संक्रिया है क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय प्रूव करना है अपने को। दूसरा, साहचर्य है। नंबर तीन, तत्समक अवयव ज्ञात करना है, इसका आइडेंटिटी ज्ञात करना है अपने को। और नंबर चार, आर के किन सदस्यों के प्रतिलोम हैं और क्या हैं। आर के किन सदस्यों के प्रतिलोम हैं और क्या हैं, ये अपने को चार ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना कि आर जो है वो कम्यूटेटिव है। दूसरा, एसोसिएटिव है। तीसरा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। और चौथा कि आर के ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट है, और ऐसे कौन से हैं जिनका नहीं है। तो ये अपने को चार कंडीशंस है जो इसमें प्रूव करनी है। तो इन चारों की वैल्यू बनाने के लिए, ठीक है, तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सबसे पहले बात करें कम्यूटेटिव रूल की, क्रम विनिमय की। तो कम्यूटेटिव रूल के अंदर क्या करना अपने को यहाँ पे, तो सबसे पहले जो ऑपरेशन अपने को दे रखा है कि ए डॉट नॉट बी इज इक्वल ए प्लस बी माइनस ए बी। ओके, अब ए डॉट नॉट बी इज इक्वल ए प्लस बी माइनस ए बी है, तो पहला अपने पास में यहाँ कम्यूटेटिव की हम बात करें, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या है कि ए डॉट नॉट बी इज इक्वल बी डॉट नॉट ए होना चाहिए। तो यहाँ से ही ले लेता हूँ, ए डॉट नॉट बी इज इक्वल ए प्लस बी माइनस ए बी होता है या ए इंटू बी होता है। हमें पता है जो रियल नंबर होते हैं, जो सॉरी रेशनल नंबर है, आर परिमेय संख्याओं का है, तो इसलिए ए प्लस बी जो होता है रेशनल नंबर के अंदर, ए प्लस बी जो है वो बराबर होता है किसके, बी प्लस ए के।
और a इंटू बी जो है वो बराबर होता है b इंटू ए के, फॉर ऑल, यहां हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। यह हमेशा के लिए रूल फॉलो होता है कि रेशनल नंबर के अंदर जो एडिशनल जो ऑपरेशन है, प्लस की जो संक्रिया है वो हमेशा कम्यूटेटिव होती है, और डॉट जो ऑपरेशन है वो भी हमेशा कम्यूटेटिव होता है। तो मैं a प्लस बी को b प्लस ए और a डॉट बी को b डॉट ए लिख सकते हैं। तो a डॉट नॉट b इज इक्वल, a प्लस बी की जगह लिखा b प्लस ए और माइनस b डॉट ए। अब a डॉट नॉट b इज इक्वल होता है a प्लस बी माइनस ए बी, तो ये b प्लस ए माइनस बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b डॉट नॉट a। तो ये आ गया a डॉट नॉट b इज इक्वल b डॉट नॉट a। तो इसका मतलब डॉट नॉट जो है वो कैसा है, क्रम विनिमय हो गया। ओके, दूसरा हम बात करते हैं एसोसिएटिव की, साहचर्यता। एसोसिएटिव जो है साहचर्यता, उसमें क्या करना अपने को, तो यहां हम बात करें एसोसिएटिव में कि ए बी सी तीन एलिमेंट लेने होते हैं अपने को, ए बी सी बिलोंग टू आर के लिए। ठीक है, हमें प्रूव करना रहेगा ए डॉट नॉट, भाई सिद्ध अपने को क्या करना है, प्रूव करना है कि ए डॉट नॉट बी डॉट नॉट सी, ठीक है, इज इक्वल ए डॉट नॉट बी डॉट नॉट सी। ये अपने को प्रूव करना है। तो ए डॉट नॉट बी डॉट नॉट सी इज इक्वल ए डॉट नॉट बी डॉट नॉट सी। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, ए डॉट नॉट बी डॉट नॉट सी इज इक्वल ए डॉट नॉट बी डॉट नॉट सी। तो इधर से लेफ्ट साइड से ले अपन कि ए डॉट नॉट बी डॉट नॉट सी इज इक्वल, ये हो गया ए डॉट नॉट बी डॉट नॉट सी। तो बी डॉट नॉट सी का मतलब कितना हुआ यहाँ से, बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, और यहाँ ये ए है, ये अपने पास सेकेंड एलिमेंट हो गया। अब तो होता क्या है कि जब भी ये डॉट नोट जिनके बीच में लगता है तो दोनों का क्या हो जाता है, एडिशन माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले दोनों का एडिशन करें तो ए प्लस, ये आ जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी, ये तो एडिशन हो गया, माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ए डॉट बी प्लस सी माइनस बी सी। तो इसे अगर अपन इजी वे में लिखें तो ये बनेगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी और माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस ए बी सी। ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, ए डॉट नोड बी डॉट नोड सी की। तो एक तो ये वैल्यू बन गई अपने पास। ठीक है, दूसरा राइट हैंड साइड से इसको सोल्व करें अपन, तो राइट हैंड साइड से क्या लिखा जा सकता है यहाँ से कि ये जो अपने पास में वैल्यू दे रखी है ए डॉट नॉट बी डॉट नॉट सी है, तो राइट हैंड साइड से भी ले सकते हैं। तो राइट हैंड साइड वाले को सिद्ध करें अपन, इसकी वैल्यू बना के देखें ए डॉट नॉट बी डॉट नॉट सी की। तो पहले इसमें अप्लाई किया तो ये बना ए प्लस बी माइनस ए बी बन गया, फिर डॉट नॉट सी, ये सिंगल एलिमेंट, तो पहले दोनों का एडिशन होगा, तो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आ जाएगा सी इंटू, या फिर मैं कहूँ ए प्लस बी माइनस ए बी और इंटू में सी। तो वैल्यू आ गई ए प्लस बी और प्लस में सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी सी। तो यहाँ से ए डॉट नोड बी और डॉट नोड सी, इसकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन को देखा अपन ने और इसको देखा, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर देखें अपन तो दोनों को देखा जाए तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या आ जाएगा, ए डॉट नोड बी और डॉट नोड सी इज इक्वल ए डॉट नोड बी डॉट नोड सी।
ये हम कह सकते हैं कि अतः है ये जो ऑपरेशन है वो कैसा है, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। ओके, अब यहां से नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरा, नंबर थर्ड। तीसरा जो दे रखा है वो दे रखा है आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे? आइडेंटिटी अगर बनाना है तो आइडेंटिटी हम नॉर्मली ई मानते हैं। तो मान लिया कि माना तत्समक अवयव जो है ना वो ई है, तत्समक अवयव ई है। तो क्या कंडीशन बनती है, ए स्टार ई, ठीक है, इज इक्वल, वापस ए ही रहता है भाई, ए स्टार ई इज इक्वल ए। तो ए स्टार ई का, या ए डॉट नोट, सॉरी, ए डॉट नोट ई इज इक्वल, वापस ए आ जाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल ए। अब यहाँ से ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल, हमने जो लिखा है वो ए, तो दोनों का एडिशन माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब हमें वैल्यू चाहिए ई की, तो ई की वैल्यू बनाने के लिए एक काम करते हैं, ए को इधर ट्रांसफर करते हैं, दोनों में से ई कॉमन लिया तो 1 माइनस ए इज इक्वल ए माइनस ए, जो कि 0 हो गया। तो ई इज इक्वल ओनली कितना आ गया, 0। तो इसका जो आइडेंटिटी है जो कि बिलोंग टू किससे है, आर से, ई इज इक्वल 0 बिलोंग टू आर। तो हम कह सकते हैं यहाँ की इसका जो तत्समक है वो कितना होगा, 0। अतः है तत्समक अवयव कितना है इसका, 0 है। तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0। फिर बात करें इसके नंबर 4 की। नंबर 4 में अगर देखें तो नंबर 4 में क्या आएगा अपने पास में, इसका प्रतिलोम। प्रतिलोम में अगर देखें तो प्रतिलोम में क्या रहेगा अपने पास में, प्रतिलोम में आएगा कि जो भी अपने पास में एलिमेंट दे रखे हैं, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट अपने को चाहिए। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए अपन को क्या करना है, यहाँ से मान लेते हैं कि माना ए बिलोंग टू आर का प्रतिलोम बी है। ओके, तो जहां ए डॉट नॉट बी इज इक्वल ई, तो ए डॉट नॉट बी का मतलब हो गया ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल, ई की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ से b की वैल्यू चाहिए तो b इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल, ए को इधर ट्रांसफर किया माइनस ए, तो b इज इक्वल माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। यहाँ से नेगेटिव साइन को अगर अपन इधर भी लें तो b इज इक्वल आ गया a अपॉन a माइनस 1। शर्त यही है कि a इज नॉट इक्वल 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अनडिफाइन होगा यहाँ पे। तो a इज नॉट इक्वल 1, a का मान 1 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जिन जिन के लिए a अपॉन a माइनस 1 सबके लिए होगा, क्योंकि ये भी तो रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं a अपॉन a माइनस 1 जो कि बिलोंग टू किससे है, r है। a अपॉन a माइनस 1 बिलोंग टू r, जहां a इज नॉट इक्वल 1। तो किन अवयवों के लिए तो a इज इक्वल 1 नहीं रख सकते, 1 के अलावा कोई भी a ले लो, उसका इनवर्स जो एलिमेंट है b वो हमेशा ही r में होगा। तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल 1 के अतिरिक्त सभी अवयवों का प्रतिलोम, अवयवों का प्रतिलोम r में विद्यमान होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनके वैल्यू ज्ञात करेंगे। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय z जो है वो किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए जो है वो आबेलियन ग्रुप है, जहां स्टार की जो ऑपरेशन है वो डिफाइन कर रखी है a स्टार b इज इक्वल a प्लस बी प्लस 1 के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है अपने को, एक z दे रखा है पूर्णांकों का समुच्चय जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांकों के समुच्चय
जेड में संक्रिया एक ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है, स्टार परिभाषित है, ठीक है, जहां ए स्टार बी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड। तो ए स्टार बी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड। अब प्रूव ये करवाना चाह रहा है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये आबेली ग्रुप है। जो जेड स्टार है सिद्ध करना है, या सिद्ध कीजिए जेड स्टार आबेली है, आबेली ग्रुप है, ठीक है। अब जेड स्टार को आबेली ग्रुप सिद्ध करना है, तो आबेली सिद्ध करने के लिए यहाँ स्टार एक ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है इसने। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि अगर अपने को सेट दे रखा हो और एक ऑपरेशन दे रखा हो, तो पहली बात तो उसको ऑपरेशन को बाइनरी अपने को प्रूव करना पड़ेगा। फिर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के बाद में हम लेते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बाद में इनवर्स एलिमेंट, और इनवर्स के बाद में हम लेते हैं कम्यूटेटिव रूल, क्रम विनिमय। ओके, तो हमको ये 5 रूल इसमें फॉलो करवाने हैं, तब जाके हम ये कह पाएंगे कि ये जो जेड प्लस है वो कैसा है, आबेलियन ग्रुप है या फिर आबेली ग्रुप है। तो शुरुआत करें अपन इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम यही करना, अपने को एक एक नियम लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया संवृत नियम, क्लोज्ड रूल जो है अपना, ठीक है, या बाइनरी ऑपरेशन भी बोल सकते हैं इसको अपन, संवृत नियम। अब इसमें क्या किया अपन ने कि दो एलिमेंट हमने लिए, तो ए स्टार बी है, तो ए बिलोंग टू किससे है, जेड से, ए बिलोंग टू जेड, और दूसरा लिया बी बिलोंग टू जेड। अब कंडीशन है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब दोनों का एडिशन है ये, और प्लस वन, वन खुद एक जेड है, या फिर अपन ये कहें कि ये खुद एक इंटीजर है या पूर्णांक है। तो ये जो आएगा वो भी तो अपने पास में क्या आएगा, मैं तो यहाँ लिख सकता हूँ कि a प्लस बी जो है वो भी बिलोंग टू किससे होगा, जेड से। भाई a जेड से है, b जेड से, तो a प्लस बी भी किससे होगा, जेड से। और a प्लस बी जेड से है, तो a प्लस बी प्लस वन जो होगा वो भी तो बिलोंग टू जेड ही होगा। और a प्लस बी प्लस वन बिलोंग टू जेड, और a प्लस बी प्लस वन की वैल्यू किसके बराबर है, a स्टार बी के, तो a स्टार बी जो है वो भी बिलोंग टू किससे होगा, जेड से होगा। तो कंडीशन यहाँ पे यही कि a बिलोंग टू जेड, b बिलोंग टू जेड, देन a स्टार b बिलोंग टू जेड, अर्थात a बिलोंग टू जेड, b बिलोंग टू जेड, देन a स्टार b बिलोंग टू जेड फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड। तो कह सकते हैं अपन कि अतः स्टार संक्रिया जेड में कैसी है, बाइनरी है या फिर संवृत है, द्विआधारी है, ठीक है। तो ये तो हो गया बाइनरी। सेकंड जो अपना है वो होगा अपने पास में साहचर्यता, एसोसिएटिव रूल की अपन बात करें तो साहचर्यता में क्या करना है अपने को, एसोसिएटिव रूल के अंदर हमें 3 एलिमेंट यहाँ जेड के लेने हैं, तो ए बी सी बिलोंग टू किससे लिया हमने, जेड से। तो ए बी सी बिलोंग टू जेड लेके चले, तो हमें ये जो प्रूव करना है कि ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल ए स्टार एज इट इज रखा, बी स्टार सी को, तो यहाँ बी प्लस सी प्लस वन होता है। फिर इसे ले अपन, तो होता क्या है, बी स्टार सी जिनके बीच में स्टार लगा हुआ है उन दोनों का एडिशन प्लस वन, तो यहाँ ए इनके बीच में, तो इनका एडिशन हो जाएगा बी प्लस सी प्लस वन, और फिर प्लस वन एक और हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी और प्लस में आ गया 2। तो ये वैल्यू आ गई ए स्टार बी स्टार सी की। ओके, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा अपन ले इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट, अगर वैल्यू बनाऊं ए स्टार बी स्टार सी की, सॉरी ये तो अपन ने बना रखा है, ए स्टार बी स्टार सी की, ए स्टार बी स्टार सी की, तो कंडीशन बनेगी अपने पास में ए प्लस बी प्लस वन, और इधर से आ जाएगा अपने पास में स्टार सी, और यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस वन प्लस सी और प्लस वन। तो कंडीशन आ जाएगी ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 बना लेगा फिर ये, तो दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है अपने पास में,
तो हम यहाँ पे क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, अतः है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, दोनों बराबर होंगे। तो ये एसोसिएटिव रूल भी फॉलो करेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः स्टार जो है वो कैसा है, एसोसिएटिव है। अतः स्टार जेड में साहचर्य है। ठीक है, एसोसिएटिव भी हो गया। थर्ड रूल की अपन बात करें, तीसरा, नंबर 3, तीसरा आता है अपना तत्समक अवयव का अस्तित्व है, आइडेंटिटी एलिमेंट का एक तत्समक अवयव का अस्तित्व। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व की अगर अपन बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व कैसे रहेगा, है कि नहीं है। हम बात करें जेड में कि जेड में इस ऑपरेशन का प्लस ऑपरेशन, सॉरी स्टार ऑपरेशन का जो आइडेंटिटी वो है या नहीं है। तो अगर हम आइडेंटिटी मान लेते हैं कि माना तत्समक जो है वो ई है, अवयव ई है, तो रूल के अकॉर्डिंग, तत्समक नियम के अकॉर्डिंग कि ए स्टार ई इज इक्वल, वापस ए आ जाना चाहिए, और ए स्टार ई इज इक्वल ए होगा। तो ए स्टार ई का मतलब होता है ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल ए, और यहाँ से ई की वैल्यू अगर हम बनाएं तो ई से ये पहले ए इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए माइनस ए, तो ई इज इक्वल आ गया -1। और हमको पता है -1 जो है वो बिलोंग टू किससे होता है, जेड से। भाई -1 जो है वो बिलोंग टू किससे होता है, जेड से। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी कि -1 हमने ऐड किया यहाँ पे, तो ऐसे में वापस वो का वही एलिमेंट आएगा, और -1 बिलोंग टू जेड है। अतः स्टार संक्रिया का तत्समक जो कि -1 है, -1 जेड में विद्यमान है। ओके, तो ये आइडेंटिटी भी हो गया। इसके बाद आता है नंबर 4, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व की अगर मैं बात करूं तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व किस प्रकार से होगा। तो प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व की अगर देखें तो मान लिया हमने कि माना कोई भी एलिमेंट लिया ए बिलोंग टू जेड का प्रतिलोम जो है वो बी है। तो नियम के अकॉर्डिंग कि ए स्टार बी इज इक्वल ई, तो ए स्टार बी का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल ई का वैल्यू -1 हो गया। यहाँ से b की वैल्यू बनाएं तो पहले ये तो माइनस का 2 बना लेगा ये, और -a हो जाएगा। तो b इज इक्वल हो गया -2 -a। अब हमको पता है a जो है वो भी z का है, 2 जो है वो भी z का है, तो ये जो -2 -a है ये भी जो है वो बिलोंग टू किससे आएगा, z से। तो प्रत्येक a बिलोंग टू z का जो इनवर्स एलिमेंट है वो होगा -2 -a, या फिर हम कह सकते हैं कि -a+2 जो है उसका इनवर्स एलिमेंट होगा, और -a+2 इसका इनवर्स एलिमेंट होगा। तो प्रत्येक एलिमेंट का, अतः प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जेड में विद्यमान है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर नंबर 5, एक लास्ट आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव रूल की अगर अपन बात करें तो कम्यूटेटिव रूल की अगर अपन देखें तो कम्यूटेटिव रूल में क्या है कि ए स्टार बी, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है पता है a प्लस बी प्लस 1 हो गई। तो यहाँ से
ए प्लस बी को मैं बी प्लस ए लिख सकता हूँ और +1, और बी प्लस ए इसका मतलब हो गया ये बी स्टार ए। तो इसका मतलब आ जाएगा ए स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड। और यही रूल जो है वो कौन सा है, कम्यूटेटिव है। तो सारे नियम जो है वो स्टार ऑपरेशन फॉलो कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में, अतः है जी स्टार जो है वो कैसा है, आबेली ग्रुप है। इस तरीके से इसको क्या प्रूव कर देंगे हम, आबेली ग्रुप सिद्ध करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया आबेली ग्रुप। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए कि मॉड्यूलो m की अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष एक ग्रुप बनाती है। तो मॉड्यूलो m की अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष एक ग्रुप बनाती है। अब यहाँ मॉड्यूलो m क्या है तो इसे थोड़ा सा हम समझेंगे। मॉड्यूलो क्या होता है कि यहाँ दो प्रकार के हम मॉड्यूलो लेते हैं, एक तो योग मॉड्यूलो और एक गुणन मॉड्यूलो। तो योग मॉड्यूलो और गुणन मॉड्यूलो में क्या करना है अपने को, तो योग मॉड्यूलो m जो है वो इस तरीके से डिनोट करते हैं, और गुणन मॉड्यूलो m जो है वो डॉट लिखते हुए इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं। इसे कहा जाता है योग मॉड्यूलो m और इसे कहा जाता है गुणन मॉड्यूलो m। ओके, इनकी वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, तो योग मॉड्यूलो m जो है इसको समझने के लिए अगर जैसे दो संख्याएं a और योग मॉड्यूलो m b, इसके इक्वल में इसकी जो वैल्यू है वो अपन दो टाइप से डिफाइन करते हैं। एक तो होता है इसका सीधा सीधा वैल्यू a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी कब होगा, तो यहाँ a प्लस तो कंडीशन आ जाएगी यदि a प्लस बी का मान लेस देन किससे हो, m से हो। a और b का टोटल अगर m से छोटा हो तब तो सीधा सीधा टोटल a प्लस बी ही हो जाएगा। दूसरा होगा a प्लस बी, अगर मान लो इनका टोटल किया और इनका वैल्यू a प्लस बी, इनका वैल्यू जो है वो या तो इक्वल हो जाए m के या m से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होगी a प्लस बी, सीधा ऐड करेंगे अपॉन m, भाग लगाएंगे m का, डिवाइडेशन करेंगे m से, और इसका जो शेषफल आएगा वही शेषफल क्या होगा अपना, इसका वैल्यू होगा, योग मॉड्यूलो m का वैल्यू होगा। तो a प्लस बी अपॉन m का शेषफल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, या कह सकते हैं पर रिमाइंडर जो भी होगा वही क्या होगा, इसका वैल्यू होगा। तो a प्लस बी अपॉन m का शेषफल। तो हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक तो सीधा सीधा a प्लस बी हो जाएगा और एक होगा a प्लस बी अपॉन m का शेषफल। ओके, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ऐसे गुणन मॉड्यूलो में है a डॉट गुणन मॉड्यूलो m b इज इक्वल, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक तो a इंटू बी हो जाएगा, सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। ये तब होगा जब a b का मान लेस देन क्या हो, m। और अगर अपन बात करें इनके दोनों के गुणन अगर m से ज़्यादा या m के बराबर हो तो ए बी अपॉन m का शेषफल जो भी होगा वही हमारे पास क्या होगा, इसका वैल्यू होगा। तो इस तरीके से ये मॉड्यूलो डिफाइन करते हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी अवशेष कक्षाओं की। तो देखो अवशेष कक्षाएं जो होती है ना, कोई भी मॉड्यूलो है उसमें ज्यादा से ज्यादा अवशेष, अवशेष का मतलब शेषफल की बात कर रहा है ये, क्या क्या शेषफल रह सकता है या उसकी वैल्यू क्या क्या बन सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना जितना गुणन मॉड्यूलो या योग मॉड्यूलो जितना भी होता है ना, उसका शेष या अवशेष जो होता है वो जीरो, कम से कम जीरो होता है, और अधिकतम जो होता है वो जितना मॉड्यूलो है उससे एक कम। तो हमेशा ही मॉड्यूलो m जो है उसके अवशेष जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हुए, अवशेष कक्षाओं की बात कर रहा है तो यहाँ कक्षा इसलिए बोल रहा है क्योंकि किसी भी एक मॉड्यूलो के लिए एक ही वैल्यू जो है वो कई बार आती है, ठीक है, इसलिए वो अवशेष कक्षा बोल रहा है, क्योंकि वो एक ही अवशेष कई जगह जो है वो बनता है अपने पास में। जैसे हम बात करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, मैंने लिया +3 ले लिया, योग मॉड्यूलो 3 या फिर 4 कर लेते हैं, योग मॉड्यूलो 4। अब आप योग मॉड्यूलो 4 है और योग मॉड्यूलो 4 अगर अपन मान लो जेड में अप्लाई करें या नेचुरल नंबर में अप्लाई करें, तो नेचुरल नंबर में जब भी अप्लाई करेंगे अपन, तो कोई सेट अपने पास में दे रखा है तो इसके जितने भी अवशेष बन सकते हैं वो क्या क्या बनेंगे, तो एक है,
ओके, एक, फिर अपन ने लिखा इसके साथ में कोई भी संख्या जोड़ी अपन ने, तो एक योग मॉड्यूलो 4 1, तो सेट ले लिया जैसे अपन ने 1 2 3 4, यहाँ तक का सेट लिया अपन ने। ओके, 1 2 3 4 और साथ में जीरो भी ले लेते हैं। इसे लिखा योग मॉड्यूलो 5। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। तो 0 1 2 3 और 4 ये वैल्यू दे रखी है, योग मॉड्यूलो 5 लिया मैंने। अब यहाँ इनके एलिमेंट को अगर अपन ऐड करें तो योग मॉड्यूलो 5 में देखो क्या क्या अवशेष आ सकते हैं। अगर मैंने 0 + 0 को ऐड किया योग मॉड्यूलो के साथ में तो 0 आया। ठीक है, फिर इसके बाद में और क्या आएगा, तो 0 योग मॉड्यूलो 5 और इसके साथ में 1 को ले लिया तो ऐसी कंडीशन में 1, फिर 0 योग मॉड्यूलो 5 2 इज इक्वल कितना आ जाएगा 2, 0 योग मॉड्यूलो 5 3 इज इक्वल कितना आ जाएगा 3, 0 योग मॉड्यूलो 5 4 इज इक्वल कितना आ जाएगा 4। ओके, फिर इसके बाद में हमने ले लिया यहाँ पे 1, तो 1 योग मॉड्यूलो 5, ठीक है, और 0 इज इक्वल 1, 1 योग मॉड्यूलो 5 1 इज इक्वल 2, 1 योग मॉड्यूलो 5 2 इज इक्वल 3, 1 योग मॉड्यूलो 5 3 इज इक्वल 4 और 1 योग मॉड्यूलो 5 4 इज इक्वल 5 होता है। और 5 जैसे ही इक्वल हो गया तो उसका रिमाइंडर शेषफल देखेंगे वो कितना हो जाएगा 0। तो आप ये देख सकते हैं 0 + 0 भी 0 बना रहा है और 1 + 4 भी 0 बना रहा है। 0 + 4 है वो भी 4 बना रहा है, 1 + 3 है वो भी 4 बना रहा है। तो ये अवशेष ही तो हैं, ये सारे अवशेष हैं। और अवशेष हैं तो अवशेष कक्षाएं हैं ये, क्योंकि 0 कई बार बनेगा यहाँ। तो अवशेष कक्षा जो है यहाँ पे, तो क्या क्या बन सकती हैं यहाँ पे अपने पास में अवशेष कक्षाएं, 0 1 2 3 और 4। योग मॉड्यूलो 5 दे रखा है तो अवशेष कक्षाएं कहाँ तक है, यहाँ पे 4 तक है अपने पास में। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, इसकी अवशेष कक्षाएं बनाएंगे। तो योग मॉड्यूलो जो अपने पास में दे रखा है योग मॉड्यूलो 5, तो क्वेश्चन ये दे रखा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए योग मॉड्यूलो, सिद्ध कीजिए योग मॉड्यूलो m की अवशेष कक्षाएं, m की अवशेष कक्षाएं, m की अवशेष कक्षाएं अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष, अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि योग मॉड्यूलो m की अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष क्या बनाती है, ग्रुप बनाती है। तो हमें इसे ग्रुप सिद्ध करना है। और ग्रुप सिद्ध करने के लिए आपको पता है एक तो सेट चाहिए होता है और एक ऑपरेशन चाहिए होता है। तो यहाँ जो सेट है वो है मॉड्यूलो m की अवशेष कक्षाएं, इनका तो हमको सेट लेना है। और अवशेष कक्षाओं का योग, इसका मतलब इसने ऑपरेशन जो अप्लाई कर रखा है वो उनके बीच में योग अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो शुरुआत करें अपन, पहले तो सेट बनाएं। तो मान लेता हूं मैं, माना ओके, मान लेते हैं कि माना मॉड्यूलो m की अवशेष कक्षाओं का समुच्चय ठीक है g है, क्योंकि ग्रुप है सिद्ध करना है इसलिए g समुच्चय मान लेते हैं, जहां g बराबर, तो इसमें सेट है इसलिए मंझला कोष्टक में आएगा ही। अवशेष जो जो भी हैं तो 0 अवशेष हो गया, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 डॉट 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 एंड जो होगा वो किस पे होगा, m-1 पे होगा, क्योंकि m इसमें शामिल नहीं होता। ये अभी बताया था जैसे 5 तक मॉड्यूलो 5 है इसलिए 4 तक रहेगा। तो 0 1 2 3 ये अवशेष कक्षाएं हैं। तो
अब संक्रिया जो अप्लाई कर रखी है, इसने योग अप्लाई कर रखा है, प्लस किया हुआ है, तो योग जो है अवशेष कक्षाओं का योग कर रखा है, तो योग के सापेक्ष ग्रुप बना रही है अपने को, तो जी प्लस कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी जो है वो अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष एक ग्रुप बनाता है। अब यहाँ जी के अंदर सारे नियम फॉलो करवाने हैं ग्रुप के। सबसे पहले तो मैं अवशेष कक्षाओं के योग वाली ऑपरेशन की बात करूं तो ये इसमें संवृत नियम को फॉलो करता है या नहीं करता। तो पहला जो रूल है अपना वो हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन, संवृत नियम कह सकते हैं, क्लोज्ड रूल कह सकते हैं, संवृत नियम। संवृत नियम में हमने इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, तो अवशेष कक्षा का एलिमेंट है इसलिए इसी फॉर्म में आएगा। तो मान लिया है मैंने कि माना एक तो इस तरीके से ले लिया ए, जो इसमें से है, ए बिलोंग टू किससे लिया, जी से। फिर दूसरा एलिमेंट ले लिया बी, ये भी बिलोंग टू किससे ले लिया, जी से। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो एडिशन है वो भी बिलोंग टू जी अगर आता है तो इसका मतलब क्लोज रूल को फॉलो करता है। तो शुरुआत करें अपन इनकी दोनों के टोटल की, तो ए प्लस अवशेष बी इज इक्वल, अवशेष कैसे ऐड होते हैं, तो नॉर्मली एडिशन है इसलिए सीधा सीधा ऐड हो जाना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सीधा, ये ए प्लस बी ऐड हो जाएंगे दोनों के दोनों। अब इसमें अवशेष लगने का मतलब होता है कि इसकी जो भी वैल्यू बनेगी, इसका जो अवशेष बचेगा ना योग मॉड्यूलो के अंदर, तो मॉड्यूलो एम चल रहा है ना, मॉड्यूलो एम से इसका जो अवशेष बचेगा वही इसका वैल्यू होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर सपोज करो उसकी अवशेष जैसे योग मॉड्यूलो 5 थी, अगर उसके अवशेष थे मान लो 0 था, फिर 1 था, 2 था, इस तरीके से, तो अगर कहीं पे मान लो अगर अवशेष 4 और अवशेष 3 को मैं ऐड करता तो इनका सीधा सीधा एडिशन होता 3 + 4। अब यहाँ एडिशन कितना हो गया, अवशेष 7 हो गया, लेकिन अवशेष अगर लग रखा है ना यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना ओरिजिनल में, वो इससे जब डिवाइड करते हैं अपन, तो डिवाइड करते हैं तो 7 से 5 को डिवाइड करते हैं तो कितना शेष रहेगा, 2। तो हमारे पास इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी आएगी, अवशेष 2 आएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं हम। तो बात आती है यहाँ पे अपने पास में अवशेष a प्लस बी यहाँ आ गया। अब डिपेंड करता है कि a प्लस बी का मान योग मॉड्यूलो जैसे 5 से ज्यादा है कि कम है। ऐसे देखा 5 से ज्यादा बना रहा है कि कम बना रहा है, अगर ज्यादा बनाएगा तब तो डिवाइडेशन होकर शेषफल जो बनेगा वो आएगा, और अगर कम रहा तो ऐसी कंडीशन में वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो जितने भी इंटीजर है वो 0 से लेकर m-1 तक के तो शामिल है जी में। तो हम यहाँ से दो स्थितियां लेते हैं, यहाँ a प्लस बी के लिए दो स्थितियां हैं, वो कौन कौन सी होगी, तो नंबर 1, यदि a प्लस बी इज लेस देन m, अगर a प्लस बी का मान m से छोटा है, तो a प्लस बी का मान अगर m से छोटा अगर होगा तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा ये, और वैसे का वैसे आ जाएगा तो अपने को पता है कि a प्लस बी, यदि a प्लस बी लेस देन क्या हो m, तो कंडीशन आया इसका योग प्लस इसका योग बराबर इसका योग, और ये जो वैल्यू है a प्लस बी m से छोटा है, तो m से छोटे तो सारे g में आए हैं m-1 तक के इंटीजर, तो a प्लस बी जो है वो बिलोंग टू किससे हो जाएगा, g से हो जाएगा। या फिर अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये योग प्लस ये योग, ये बिलोंग टू किससे हो जाएगा, g से। तो इस कंडीशन में तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ये संवृत हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन में तो ये हो गया अपने पास में, तो लिख सकते हैं अपन, अतः यदि अवशेष a बिलोंग टू g, अवशेष b बिलोंग टू g, देन अवशेष a प्लस अवशेष b ये भी बिलोंग टू किससे आएगा, g से। तो इस कंडीशन में तो ये संवृत नियम को फॉलो करता है। कब, जब a प्लस बी लेस देन m हो। दूसरा है इसका केस सेकंड की बात करें अपन, तो केस सेकंड में कि यदि a प्लस बी, वैसे तो अपन 3 केस ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वल वाला भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन वाला भी, a प्लस बी
इज ग्रेटर देन इक्वल, एक साथ ही ले तो एक साथ भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल दोनों अपने पास में पोजीशन है, और दोनों पोजीशन होंगे तो दोनों में आ जाएगा। क्या सेकंड में a प्लस बी इज इक्वल अगर 0 हो, वो सॉरी m हो, दूसरी कंडीशन m के ले लेता हूं, चलो। यदि a प्लस बी इज इक्वल m, तो देन अवशेष a प्लस अवशेष b इज इक्वल अवशेष a प्लस b बनेगा, और a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, m के, और m में m से जब डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम अवशेष जब होता है तो उसको उस वैल्यू से डिवाइड करता है, जितना मॉड्यूलो होता है उससे डिवाइड करते हैं, और जो शेषफल होता है वही लिखा जाता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आएगा अपने पास में, और जो 0 है वो बिलोंग टू किससे है अपने पास में, g से है। तो हम लिख सकते हैं अतः अवशेष a बिलोंग टू g, अवशेष b बिलोंग टू g, देन अवशेष a प्लस अवशेष b बिलोंग टू भी g, ये इस कंडीशन में भी ये g से बिलोंग रखेगा। अब एक लास्ट कंडीशन आती है, केस थर्ड। इसमें क्या होगा कि यदि a प्लस बी इज ग्रेटर देन m, a प्लस बी इज ग्रेटर देन m, a प्लस बी अगर m से बड़ा हो, तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन m अगर होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा अपने पास में, a प्लस बी इज ग्रेटर देन m। तो इस कंडीशन में हमें पता है कि a प्लस बी का मान m से बड़ा है, m से बड़ा होने पर m से डिवाइड किया जाएगा, और m से डिवाइड करने पर उसका भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। तो मान लेते हैं, तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन m, तो q तथा r दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि तो हमने q और r दो पूर्णांक लेने हैं। जब भाग लगाएं, भागफल का नियम अगर लगाएं अपन, तो क्या बनाएगा ये, a प्लस बी इज इक्वल, ये अपने पास में भाज्य होता है, ठीक है, तो भाजक है ये, भाजक हो गया m, भागफल हो गया अपने भाजक हो गया m, भागफल हो गया q, और शेषफल हो गया r। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल एम क्यू प्लस आर, जहां r की कंडीशन होती है, जो शेषफल होता है वो कम से कम तो होता है 0 के इक्वल, और अगर 0 से बड़ा हो तो m से हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। तो 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन m, ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। तो यहां से a प्लस बी इज इक्वल एम क्यू प्लस हम r लिख सकते हैं, और a प्लस बी इज इक्वल एम क्यू प्लस अगर r लिखा, तो यहां से जब इसको अवशेष में लें, तो अवशेष a प्लस बी इज इक्वल अवशेष एम क्यू प्लस आर होगा, और अवशेष एम क्यू प्लस आर होगा, तो हमको पता है m का भाग इसमें तो पूरा पूरा जा ही रहा है अपने पास में, तो यहाँ से शेषफल कौन है, r, तो अवशेष r आ जाएगा। r की जो वैल्यू हो वो मिनिमम तो कितनी है अपने पास में, 0, और मैक्सिमम जो है वो m से छोटी है, तो m से छोटी है, तो m से छोटे तो सारे पूर्णांक g के अंदर है, मौजूद है अपने पास में, तो अवशेष r है जो कि है वो बिलोंग टू किससे आएगा, g से आएगा। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः कंडीशन क्या बनेगी, a और b बिलोंग टू g। तो सारे तीनों ही कंडीशंस में हमारे पास में अवशेष a और अवशेष b है, इनका जो योग है वो किससे बिलोंग रख रहा है, g से रख रहा है, और अगर g से रखता है तो हम कह सकते हैं लास्ट में अतः यदि अवशेष a बिलोंग टू g, अवशेष b बिलोंग टू g, देन अवशेष a प्लस अवशेष b बिलोंग टू g। इसलिए क्या कह सकते हैं, अवशेष कक्षाओं का योग, अवशेष कक्षाओं का योग संक्रिया G में द्विआधारी है या बाइनरी है। ये तो आ गया संवृत नियम। अब बाकी के रूल जो है सेकंड अपन बात करें, तो दूसरा रूल है अपना साहचर्यता। तो साहचर्यता में प्लस की जो संक्रिया है वो है, और हमें पता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे इंटीजर है, पूर्णांक है,
और पूर्णांकों में प्लस की जो संक्रिया वो हमेशा ही एसोसिएटिव होती है, तो हम यही लिखेंगे कि जी के सभी अवयव पूर्णांक हैं जो सदैव साहचर्य हैं, साहचर्य नियम का पालन करते हैं। अतः जी में अवशेष कक्षाओं का योग संक्रिया भी साहचर्य है। या फिर अपन इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, अर्थात अवशेष ए, ठीक है, फिर अवशेष बी अवशेष सी के रूप में ले सकते हैं कि अवशेष ए प्लस अवशेष बी प्लस अवशेष सी इज इक्वल अवशेष ए प्लस अवशेष बी प्लस अवशेष सी। इस तरीके से, क्योंकि इसकी भी वैल्यू ए प्लस सी होगी और इसकी भी वैल्यू ए प्लस सी रहेगी। तो ये हो गया साहचर्य। फिर तीसरा जो रूल है वो आता है अपना, साहचर्य के बाद में आ जाएगा तत्समक अवयव, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ जीरो जो है ना वो इसका आइडेंटिटी रहेगा। तो कह सकते हैं जीरो संक्रिया का अवशेष जीरो है ना, अवशेष जीरो संक्रिया का तत्समक है। क्योंकि योग संक्रिया का तत्समक जो होता है वो जीरो ही होता है, तो यहाँ अवशेष है तो अवशेष में आ जाएगा। तत्समक जीरो है, जीरो अवशेष जीरो जो है वो संक्रिया का तत्समक है, क्योंकि अवशेष ए प्लस अवशेष जीरो बराबर क्या आ जाएगा, अवशेष ए प्लस जीरो, और अवशेष ए प्लस जीरो इज इक्वल क्या आ जाएगा, अवशेष है। तो एलिमेंट वापस वो का वही आ रहा है अपने पास में, इसलिए हम इसको क्या मान सकते हैं, इसका आइडेंटिटी मान सकते हैं। तो ये इसमें विद्यमान है। तो नंबर फोर में आ जाएगा अपने पास में प्रतिलोम। प्रतिलोम में किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की हम बात करें तो किसी ए बिलोंग टू या अवशेष ए बिलोंग टू जी के लिए कोई भी ए बिलोंग टू जी है, उसके लिए ए बिलोंग टू जी के लिए एम माइनस ए बिलोंग टू जी ऐसा अवश्य विद्यमान है कि अवशेष ए को प्लस अवशेष एम माइनस ए को अगर ऐड करेंगे तो ए प्लस एम माइनस ए, तो यहाँ से ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ए से ए कैंसिल हुआ तो क्या बचा, अवशेष एम, और अवशेष एम की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और हमको पता है अवशेष जीरो जो है वो इसका क्या है, आइडेंटिटी है। तो इक्वल में आइडेंटिटी तभी आता है जब हमारे पास में पहला एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट जो है वो पहला एलिमेंट का जो है वो क्या हो, इनवर्स हो। तो अवशेष ए प्लस अवशेष एम माइनस ए इज इक्वल अवशेष जीरो आता है। तो आइडेंटिटी आ रहा है, तो हम एम माइनस ए को ए का क्या कह सकते हैं, प्रतिलोम कह सकते हैं। तो ये हर के लिए होगा, तो लिख सकते हैं अतः प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी में विद्यमान है। और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अगर जी में विद्यमान है तो हमारे पास में संवृत नियम हो गया, साहचर्य हो गया, प्रतिलोम हो गया, तत्समक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जी जो है वो योग के सापेक्ष जो है वो एक ग्रुप है। तो लिख सकते हैं लास्ट में अतः जी
अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष अवशेष कक्षाओं की योग संक्रिया के लिए ग्रुप हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप सिद्ध करेंगे। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसका। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले अपन बात करें ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज कि ग्रुप के गुणधर्म। सिंपल प्रॉपर्टीज है कुछ ग्रुप के गुणधर्म। सबसे पहले अपन लेते हैं थ्योरम के रूप में लेते हैं इसको। थ्योरम फर्स्ट, कि अगर जी स्टार कोई एक ग्रुप है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो सिद्ध कीजिए, यदि जी स्टार कोई ग्रुप है तो सिद्ध कीजिए नंबर 1, जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। जी का आइडेंटिटी जो होता है ना वो यूनिक होता है। तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, पहली कंडीशन। दूसरा इसने पूछा, इसमें ए बी सी के रूप में लेते हैं। ए, फिर दूसरा लिया बी। प्रत्येक ए बिलोंग टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। प्रत्येक ए बिलोंग टू जी कोई एलिमेंट है का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। फिर तीसरा है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी के लिए ए इनवर्स का होल इनवर्स, ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल ए होता है। नंबर 4, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी के लिए ए स्टार बी का होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, ये अपने को 4 कंडीशन दे रखी है, इन्हें हमें प्रूव करना है। तो इन 4 कंडीशंस को प्रूव करने के लिए शुरुआत करें अपन यहाँ से। सबसे पहले लेते हैं जी का आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर इनवर्स एलिमेंट और ए इनवर्स का होल इनवर्स, और ये चौथे कंडीशन। तो नंबर 1 में कि जी का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, तो हम इसे विरोधाभास से लेते हैं। विरोधाभास में क्या होता है कि जो प्रूव किया जाता है उसका जस्ट ऑपोजिट मान के चलते हैं। तो मैंने मान लिया कि माना जी में 2 तत्समक अवयव ई तथा ई डैश हैं, 2 आइडेंटिटी ले लिए मैंने। तो किसी ए बिलोंग टू जी के लिए, ए कोई एलिमेंट है, ए बिलोंग टू जी के लिए पहला कंडीशन कि यदि, क्योंकि दोनों आइडेंटिटी एक साथ तो लग नहीं सकते, यदि ई तत्समक हो, तो यहाँ सॉरी इसमें इसे ले लेते हैं अपन, यहाँ से ले कि माना जी में 2 तत्समक अवयव हैं, 2 आइडेंटिटी हैं, एक ई है और एक ई डैश है, 2 मान लिए। अब एक एक को लेके हैं, क्योंकि दोनों एक साथ तो अप्लाई होने से रहे कि यदि ई तत्समक हो, ई को अगर आइडेंटिटी माना आपने, ई तत्समक है, तो ई डैश बिलोंग टू जी के लिए उस समय ई डैश जो है वो एलिमेंट का काम करेगा।
और एलिमेंट का काम करेगा, तो आइडेंटिटी के साथ किसी एलिमेंट को अप्लाई करते हैं, ई डैश स्टार ई, ठीक है, और इज इक्वल, यहाँ से लिया हमने ई डैश स्टार ई इज इक्वल ई स्टार ई डैश इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, एलिमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि हमने आइडेंटिटी ई को मान रखा है, तो एलिमेंट ई डैश है, इसलिए ई डैश का ई डैश ही आ जाएगा। इसे कहा अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा अपन ले लें कि यदि ई डैश तत्समक हो, ठीक है, ई डैश अगर आइडेंटिटी है तो ई डैश अगर तत्समक है तो ई बिलोंग टू जी के लिए, ई बिलोंग टू हमने जी लिया, तो ई बिलोंग टू जी लेंगे तो क्या बना देगा ये, ई डैश स्टार ई इज इक्वल ई स्टार ई डैश इज इक्वल ई आ जाएगा अपने पास, क्योंकि एलिमेंट की जगह हमने किसको लिया है, ई को। ये हो गई कंडीशन सेकंड। अब कंडीशन फर्स्ट और सेकंड से अगर देखें तो फर्स्ट व सेकंड से क्या आ जाएगा अपने पास में कि हमने ई डैश स्टार ई जो है वहाँ पे ई डैश स्टार ई इसमें भी लिखा है या ई स्टार ई डैश इसमें भी लिखा है, तो दोनों कंडीशन को कंबाइन करें तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से ई बराबर किसके आ जाएगा, ई डैश के। तो हमने तो शुरू में क्या लिखा था कि ये दो एलिमेंट है और दो आइडेंटिटी, जबकि आ क्या रहा है, दोनों सेम ही आ रहे हैं जो कि विरोधाभास हैं, ठीक है, और ये विरोधाभास स्थिति मान्यता की गलत मान्यता के कारण है, इसलिए हमारा मानना जो है वो कैसा गलत होगा, और गलत होगा तो हम कह सकते हैं कि इसके दो आइडेंटिटी नहीं हो सकते, इसका एक ही आइडेंटिटी होगा, तो हम कैसे, जो कि विरोधाभास है, अतः जी में तत्समक अद्वितीय है। जी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कैसा है, यूनिक हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट की बात। फिर इसके बाद में बात आती है अपने पास में नंबर 2। दूसरा दे रखा है प्रतिलोम इनवर्स एलिमेंट की, प्रत्येक ए बिलोंग टू जी का प्रतिलोम जो है वो यूनिक होता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि माना ए बिलोंग टू जी के दो प्रतिलोम बी तथा सी हैं। ए बिलोंग टू जी है, उसके दो प्रतिलोम लिए हमने बी और सी। अब ए बिलोंग टू जी के दो प्रतिलोम अगर बी और सी अपन ने लिए हैं तो बी और सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा अपने पास में, एक तो लिया कि यदि बी प्रतिलोम है तो क्या आ जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ए इज इक्वल ई, या आइडेंटिटी हो गया। फिर दूसरा, यदि सी प्रतिलोम है तो ये क्या बनाएगा, ए स्टार सी इज इक्वल सी स्टार ए इज इक्वल ई, ठीक है। ये अपने पास एक, ये दो। अब क्या करें, यहां से इन दोनों को यूज करते हैं। तो हमने लिखा कि बी बराबर, हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बी को बी स्टार ई लिख सकते हैं। बी को बी स्टार ई लिखा तो बी स्टार, यहाँ जो ई दे रखा है इस ई को अपन थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। तो ई के लिए हमने यहाँ पे लिखा कि ई में इन दोनों में से ये भी दोनों वैल्यू ई के बराबर है और ये दोनों भी वैल्यू अपने पास में ई के बराबर है, और ई के बराबर है तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको बी स्टार ई जो है, इस ई को क्या लिखा हमने, ए स्टार सी, ठीक है। ए स्टार सी इज इक्वल ई है, तो वैल्यू होगी बी स्टार, एसोसिएटिव रूल के अकॉर्डिंग बी स्टार ए स्टार सी। बी स्टार ए जो है, बी स्टार ए किसके बराबर है, ई के, तो यह आ गया बी इज इक्वल ई स्टार सी, और यहाँ से बी ई स्टार सी इज इक्वल क्या आ गया, बी इक्वल सी, और बी इक्वल सी है तो बी और सी दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। तो हम कह सकते हैं अतः ए का प्रतिलोम
अद्वितीय हैं। ए का जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी कैसा होगा, यूनिक होगा। फिर बात करते हैं अपन तीसरी कंडीशन की। ये कह रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी के लिए ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल, वापस ए ही मिलता है अपने को, ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल ए। अब ए इनवर्स का होल इनवर्स अगर इज इक्वल ए है तो ए बिलोंग टू जी के लिए, किसी ए बिलोंग टू जी के लिए, ए बिलोंग टू जी, देन ए इनवर्स बिलोंग टू जी, तो इसका प्रतिलोम जो होगा वो भी क्या होगा, इसी में विद्यमान होगा। और ए इनवर्स अगर इसमें विद्यमान होगा तो ए इनवर्स, अब ए इनवर्स जो है वो बिलोंग टू जी है, तो ऐसी कंडीशन में ए इनवर्स का होल इनवर्स बिलोंग टू बी किससे होगा, जी से। भाई कोई भी एलिमेंट है वो अगर जी में है तो उसका प्रतिलोम भी तो जी में होगा। तो ए इनवर्स सपोज करो बी है, तो बी अगर जी में है तो बी का इनवर्स भी जी में होगा। अब हम बात करें ए इनवर्स की कंडीशन की, तो ए इनवर्स एक एलिमेंट हो गया, फिर स्टार की संक्रिया ए इनवर्स के होल इनवर्स के साथ में लगाई तो इक्वल में आ गया अपने पास ई। ठीक है, अब इसके दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, हमने संक्रिया लगा दी ए के साथ में, तो ए बिलोंग टू जी है ही है, इसलिए ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल ए स्टार ई। एसोसिएटिव रूल अप्लाई किया तो ए स्टार ए इनवर्स हो गया, स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल ए स्टार ई इज इक्वल क्या होता है, ए ही होता है। ए स्टार ए इनवर्स तो क्या बना देगा, ई स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल क्या आ जाएगा, ए। और ई की इसके साथ अप्लाई किया तो ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल वापस क्या आ जाएगा, ए। तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, तो ये भी नियम हो गया अपने पास में। और नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 हमें प्रूव ये करना है ए स्टार बी का जो होल इनवर्स है वो होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये प्रूव करना है ना। अब इसे लाने के लिए हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ए स्टार बी का प्रतिलोम जो है वो ये है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है। तो इसमें कुछ बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि ए और बी अगर बिलोंग टू जी हैं तो देन क्या क्या बिलोंग टू जी होगा, देखो एक तो ए इनवर्स और बी इनवर्स, ये भी जी में ही होगा क्योंकि हर एलिमेंट का प्रतिलोम जी में होता है क्योंकि जी ग्रुप है। फिर इसके बाद में और क्या होगा, ए बी अगर जी में है तो ए स्टार बी जो है ना वो भी जी में होगा। फिर ए स्टार बी जी में है, ओके। फिर ए इनवर्स बी इनवर्स अगर दोनों जी के हैं तो ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स भी किसके होंगे, जी के होंगे। या फिर अपन ये कहें इधर ये दो कंडीशन अपन ने ले ली। अब बी इनवर्स और बिलोंग टू किससे है, जी से। ए इनवर्स जो है वो भी बिलोंग टू किससे हैं, जी से। तो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स जो होगा वो भी तो किस में होगा, जी का ही तो एलिमेंट होगा ना। ये भी जी का एलिमेंट, और जी के एलिमेंट के बीच में उसके ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ से बात आई ए स्टार बी अगर जी का है तो ए स्टार बी अगर जी का है तो ए स्टार बी का जो होल इनवर्स है वो भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। ये सब जी के ही एलिमेंट है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ए स्टार बी का जो प्रतिलोम है ना वो ये आता है, ये एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए स्टार बी के बीच में और बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बीच में संक्रिया लगा के देखते हैं क्या आता है अपने पास। तो इनके बीच में जब संक्रिया लगाई हमने ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बीच में, तो संक्रिया जब लगाएंगे लेफ्ट साइड से लगाई अपन ने, तो ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बीच दो एलिमेंट है, एक ये है एक ये है। एसोसिएटिव का रूल लगाया तो ए स्टार इसको कर दिया मैंने बी स्टार बी इनवर्स और स्टार ए इनवर्स, तो ये बन गया ए स्टार, इसको ई लिखा स्टार ए इनवर्स, तो ये आ गया ए स्टार ए इनवर्स और इक्वल में कितना आया, ई आ गया। तो इसका मतलब
इस एलिमेंट के साथ में इसकी अप्लाई करने पर ये इक्वल में ई आता है। दूसरा और लिया अपन ने बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार, अब की बार इधर से लगा दिया ए स्टार बी राइट साइड से, तो ये भी एसोसिएटिव रूल के अकॉर्डिंग बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए और स्टार बी, तो क्या बनाएगा बी इनवर्स स्टार ई स्टार बी, तो ये बना देगा बी इनवर्स स्टार बी, और यहां से भी क्या आ गया ई। ठीक है, और यहां से भी अगर ई आया है तो ऐसी कंडीशन में दोनों तरफ से हमको बताए ए स्टार ई और इक्वल ई स्टार ए, सॉरी ए स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ए इज इक्वल, अगर ई आता है दोनों तरफ से तो हम बी को ए का क्या बोलते हैं इनवर्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स जो एलिमेंट है वो अवयव ए स्टार बी का प्रतिलोम है। अतः ए स्टार बी का प्रतिलोम जो है वो कौन हो जाएगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ये हमारे पास में इसकी नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा इसका प्रूफ हो जाएगा, इसका एक थ्योरम हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में इसकी एक दो इम्पोर्टेंट थ्योरम है या एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।